हेलो एवरीवन। जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि यूथ पावर एकेडमी आपके लिए एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिले। यूपी पीसीएस का एग्जाम 12 अक्टूबर को होने वाला है। उसके लिए हमने रिवीजन क्लासेस चलाई हैं, जिससे आपकी जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उनका क्विक रिवीजन हो सके। और हमने फरवरी से स्टार्ट किया है, और मार्च और फरवरी और अप्रैल का कंटेंट हम आपको दे चुके हैं। और मई की अगर हम बात करें तो मई में हमने हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। और हमने जीएस पेपर 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग चीज़ों को बांटा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं, जिसमें कि हमने फटाफट सीरीज चलाई है, जो क्विक रिवीजन के लिए आपके बहुत ही अ, अच्छी मैगजीन है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। यूट्यूब पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको फिल करिए, और ताकि आप अपनी वाईपीए की जो मैगजीन्स हैं उनको पा सके। तो अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर सेक्टर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको अभी हम देखेंगे। जैसे कि मई में फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड काफी सारी चीजें आई थी। और इसके अलावा साउथ वेस्ट मॉनसून का, माउंट मकाले का, वेम्बनाड लेक का, इकोलॉजिकल क्राइसिस का। तो ये सारी न्यूज़ आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहला अगर हम देख ले तो आर्टिकल है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल लोकेशन निकला है एक चुंगथांग लाशेन रोड। और ये रोड कनेक्ट करती है चुंगथांग और लाशेन को नॉर्दर्न सिक्किम में। तो ये एरिया आप याद रखिए। सिक्किम की अगर हम बात करें तो ये भूटान, तिब्बत और नेपाल के साथ इसका बॉर्डर है। और इस साल सिक्किम को स्टेटहुड प्राप्त हुए 50 इयर्स हो गए हैं। और ये अपने रिच कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा माउंटेन कंचनजंगा सिचुएटेड है। तो ये आप एरिया इसको याद रखिएगा। फिर ग्लेशियर सेंसिटिविटी टू ग्लोबल वार्मिंग, एक न्यू स्टडी हुई है और उसमें बताया गया है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो वल्नरेबल है ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग को लेके। और जैसा कि पहला सोचा जा रहा था, उससे ज्यादा जो लॉसेस है उसको प्रोजेक्ट किया गया है। जो करंट वार्मिंग लेवल है अगर इसी तरह से बना रहा तो इससे हमारा सी लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे और पानी जो है वो जाएगा। और साथ ही साथ जो रीजनल वाटर सप्लाईज हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और इसमें हिंदू कुश हिमालय सिस्टम रीजन की बात की गई है, जिसको कि थर्ड पोल भी कहा जाता है। और इसमें बहुत ज्यादा आइस होता है, स्नो कवर होता है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व है आउटसाइड पोलर रीजन्स। और ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होंगे तो इससे बहुत ज्यादा आबादी पे खतरा होगा। पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट की गई थी 2015 में, जिसका की एम है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लिमिट किया जाए, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस किया जाए री जो इंडस्ट्रियल लेवल है। तो ये आप याद रखिएगा, इनका रेंज याद रखिएगा। साथ ही साथ हिंदू कुश माउंटेन रीजन इसको क्या कहा जाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए भी। फिर मेडन जूलियन ऑसिलेशन, और ये एक की फैक्टर है जिसकी वजह से मॉनसून आता है। और इसमें ईस्टवर्ड जो है वो तेज हवाएं चलती हैं, प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है जिससे कि जो है वो वर्षा होती है, स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन्स में। एमजेओ इसको अर्ली 1970s में डिस्कवर किया गया था रोलैंड मेडन और पॉल जूलियन के द्वारा। और ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ट्रॉपिकल वेदर और क्लाइमेट मॉड्यूलेशन में। और इसका यूज जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है पता करने के लिए कि कैसा जो है वेदर पैटर्न, कैसा रेन फॉल होने वाला है। तो ये आप ये याद रखिए, एमजीओ का मतलब है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। ये मूविंग सिस्टम ऑफ विंड क्लाउड है।
और ये इसमें जो है वो प्रेशर होता है जिसकी वजह से बारिश होती है। और इस बार अगर देखा जाए तो केरला और मुंबई में जो है एमजीओ एक्टिव एमजीओ विंड्स की वजह से अ, जो मॉनसून है वो काफी पहले ही आ गया। हर साल मॉनसून लगभग 1 जून के लगभग आता है और इस बार 22-23 मई को ही मॉनसून आ गया। तो माना जा रहा है कि इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है। फिर माउंट मकालू से रिलेटेड न्यूज़ है और इसे 5वां सबसे टॉलेस्ट माउंटेन ग्लोबली माना जाता है। इसकी हाइट है 8485। इस पे आर्टिकल निकला था तो ये आप इसको याद करिए। और ये महालंगूर हिमालयास में इसका लोकेशन है और ये बॉर्डर नेपाल और चाइना जो बॉर्डर है उसके बीच में पाया जाता है। ये पिरामिड शेप का होता है और ये सबसे चैलेंजिंग पीक्स में से माना जाता है और इसको चढ़ाई करना काफी मुश्किल होती है। इसमें स्टीप पिचेस होती हैं और चाकू की जैसी इसमें रिजेस जो है वो होती हैं। और सबसे पहले 1955 में इसको एक फ्रेंच टीम ने इस पे चढ़ाई की थी। फिर वेम्बनाड लेक पे एक आर्टिकल निकला था और वेम्बनाड लेक की अगर हम बात करें तो ये एक रामसार साइट है, वेटलैंड है ये जो कि केरला में है। और यहाँ पे इकोलॉजिकल कोलैप्स देखने को मिल रहा है पॉल्यूशन की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से और इन्वेसिव स्पीशीज की वजह से। जो यहाँ का जो बायोडायवर्सिटी है उस पे प्रभाव पड़ा है और गवर्नमेंट के द्वारा अ, कई सारे सेक्टर की मदद से इसको फिर से रिस्टोर करने का कोशिश किया जा रहा है। रामसार कन्वेंशन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1971 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका उद्देश्य था जो ग्लोबल वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करना। और वमनाथ की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने बताया कि पॉल्यूशन की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा और भी जो हमारे वेटलैंड्स है जैसे कि डेल लेक है, चिल्का लेक है, यहाँ पे भी पॉल्यूशन और इन्वेसिव स्पीसीज की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और अब इसमें देखिए अगर आप कीवर्ड्स और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखिए तो आपको रामसार के साथ साथ और भी सारे दिए गए हैं जैसे कि यूट्रॉफिकेशन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये टर्म्स कई बार पूछे जा चुके हैं। यूट्रॉफिकेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा जब न्यूट्रिएंट हो जाते हैं तो उसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो जाता है और ऑक्सीजन में कमी आ जाती है जो वाटर बॉडीज होती हैं। और बीओडी एक मेजर होता है कि कितना जो है वो जितनी ऑक्सीजन नीड है उससे ज्यादा अगर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं तो वो वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता है, सड़न हो जाती है। तो ये दोनों जो इफेक्ट से आपको याद रखना होगा। और वेम्बनाड लेक की अगर हम बात करें तो ये केरला के कुत्तानाड रीजन में है और केरला को राइस बोल भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए करंट अफेयर्स के साथ साथ जो कीवर्ड्स है उनसे आपका स्टैटिक पोर्शन भी काफी हद तक कवर अप हो जाता है। तो ज्योग्राफी में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। नेक्स्ट अगर हम देखें जीएस पेपर 1 का हेल्थ एजुकेशन सोशल इश्यूज। तो आगे बढ़ते हुए आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है मनस्वी। ये एक स्टेम मेंटरशिप प्रोग्राम है हाई स्कूल गर्ल्स के लिए। और इसके तहत जो लड़कियां हैं उनको साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जेंडर इम्बैलेंस को एड्रेस करने की बात कही जा रही है। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। और इसमें जेंडर गैप देखने को काफी मिलता है। तो मनस्वी प्रोग्राम आप याद रखिएगा कि इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए। आईआईटी दिल्ली की बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और ये इंडिया का एक मोस्ट प्रेस्टिजियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। फिर फर्टिलिटी रेट पे आर्टिकल आया था उसमें बताया गया है कि दिल्ली का जो है वो सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट है और काफी गिरावट आई है। 2011 में 1.9 था और 2021 में भी 1.4 है। और इसमें बताया गया है कि कई सारे फैक्टर्स जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, करियर प्रायोरिटीज, इन्फ्लेशन और हेल्थ इश्यूज की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमन कि एक महिला कितने टोटल बच्चे पैदा करती है।
और जो TFR 2.1 होता है उसको कंसीडर किया जाता है कि ये एक रिप्लेसमेंट लेवल है और इसके बाद से जो पॉपुलेशन है उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये सर्वे करवाया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ के द्वारा और उसमें जो है वो TFR अक्रॉस इंडिया पूरा कितना है उस पे पूरा बताया गया है। तो बताया गया है कि जो इंडिया का TFR है वो स्टेबल बना हुआ है 2.0 है और बिहार का सबसे हाईएस्ट है रेट, दिल्ली का और वेस्ट बंगाल का सबसे कम है। और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये इंडिया का एक डेमोग्राफिक सर्वे सिस्टम है। इसको जो है ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इनके द्वारा सेंसस और टाइम टू टाइम जो है वो डेमोग्राफिक सर्वे करवाए जाते हैं ताकि पता चल सके कि कितनी आबादी है, क्या डेथ रेट है, क्या बर्थ रेट है, क्या मदर मॉर्टेलिटी रेट है। ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो हेल्थ के क्षेत्र में कैसा कर रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, कितना डिक्लाइन हुआ है, कितना जो है वो बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। और इसमें ये भी बताया गया कि जो 0 to 14 एज ग्रुप है उसमें डिक्लाइन आया है, कमी आया है। और इकोनॉमिकली एक्टिव जो लो नंबर है वो बढ़ा है। एल्डरली पॉपुलेशन भी बढ़ी है और केरला इसमें सबसे टॉप पर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बुजुर्ग देखने को मिले हैं। फिर इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है और इसमें जो लेबर जो वर्कर्स होते हैं उनके काम को पहचान देने के लिए इसको मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी में यूएस लेबर में मूवमेंट के बाद और भारत में 1923 में इसको मनाना स्टार्ट किया गया। हे मार्केट अफेयर इन शिकागो, इस ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था और उसके बाद से लेबर डे जो है वो मनाया जाता है। उस टाइम पे बहुत सारे लेबर्स ने प्रोटेस्ट किया था, वायलेंट हो गया था ये प्रोटेस्ट अपने अधिकारों के लिए, तो तब से जो है ये इसको मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1990 में और ये एक की रोल प्ले करता है लेबर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में और प्रमोट करने में ग्लोबली। इंडिया की बात करें तो लेबर डे पब्लिक हॉलिडे होता है और इसमें बहुत सारे जो ट्रेड यूनियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो रैली वगैरह ऑर्गेनाइज करती हैं। फिर मिजोरम को डिक्लेयर किया है भारत का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट और ये एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। मिजोरम की अगर हम बात करें तो इसने अपने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ध्यान दिया है जिसकी वजह से इसका जो लिटरेसी रेट है ये 100% अचीव कर लिया गया है। लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी का मतलब होता है एबिलिटी टू रीड एंड राइट और गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो लिटरेसी हम अचीव कर ले। और 100% लिटरेसी की अगर हम बात करें तो अगर 90% से ज्यादा लिटरेसी हो जाती है तो उस स्टेट को 100% लिटरेट जो है वो माना जाता है। और मिजोरम की जो लिटरेसी रेट है वो 97% से ज्यादा हो गई है, तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। फिर इंडिया ने ट्रैकोमा इसको एलिमिनेट कर दिया है और उसको WHO ने सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया है। ट्रैकोमा एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और इसको सस्टेन एफर्ट के थ्रू ही जो है वो खत्म किया जा सकता है। भारत का नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके तहत जो है वो विजुअल इम्पेयरमेंट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आंखों का जिसकी वजह से जो है वो ब्लाइंडनेस हो जाती है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो और ये पर्सनल कांटेक्ट और मक्खियों से फैलता है। ट्रैकोमा की बात कर लें तो ये एक लीडिंग कॉज होता है जिसकी वजह से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ब्लाइंडनेस होती है। और WHO का सेफ स्ट्रेटेजी है जिसका मतलब है सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीनलीनेस, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट और ये कॉर्नर स्टोन प्रोग्राम है जिसके तहत ग्लोबली जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो भारत ने इसको अचीव कर लिया है और इंडिया की चूंकि लार्ज पॉपुलेशन है और पहले इसका हाई बर्डन था तो ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। साउथ ईस्ट रीजन की हम बात करें तो
11 कंट्रीज हैं जिसमें कि नेपाल है और कंबोडिया है। इन्होंने भी ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर लिया है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर एफएओ का ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2025, इसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल हंगर क्राइसिस है वो काफी और खराब हो गई है स्थिति। 295 मिलियन लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं अक्रॉस 53 कंट्रीज। और जो रिसेंट की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर है, इकोनॉमिक शॉक्स हैं, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट है, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स हैं, इनकी वजह से जो है वो ये स्थिति उत्पन्न हुई है। सूडान में फेमिन डिक्लेयर किया गया है, साथ ही साथ गाजा को लेके भी वार्निंग्स जो है वो इशू किए गए हैं। द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस एक एनुअल रिपोर्ट है और इसमें एफओओ की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसमें जो है वो और भी पार्टनर्स होते हैं जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन, जिसमें बताया गया है रिपोर्ट में कि अभी फूड क्राइसिस की वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उत्पन्न हो रखी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर नाइजीरिया में लासा फीवर का आउटब्रेक हुआ है जिसकी वजह से 138 डेथ्स हुई हैं और इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी ज्यादा है। लासा फीवर एक एक्यूट वायरल हेमरेजिक इलनेस है जो कि लासा वायरस के से होती है। ये वेस्ट अफ्रीका का एंडेमिक है। ये जो फैक्ट्स हैं ये आप याद रखिए, ये पूछे जा सकते हैं। और नाइजीरिया में टाइम टू टाइम वहां पे सीजनल आउटब्रेक्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया था 1969 में ही लासा में। और नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये वहाँ का नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है। ये स्टैब्लिश हुआ 2011 में। और मैस्टोमिस रैट्स ये प्राइमरी रिजर्वायर होस्ट हैं लासा वायरस के लिए। और ये जो लासा वायरस है ये एरिना वायरस फैमिली में आता है जो कि ज्यादातर रोडेंट बॉर्न डिजीज के लिए जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखिए तो पोलियो आउटब्रेक हुआ है पेपुआ न्यू गिना में और डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है। और ये जो वायरस होता है है पोलियो का, इसको हेल्दी चिल्ड्रन में भी जो है वो पाया गया है। और तो इसीलिए जो है वहां पे अर्जेंट वैक्सीनेशन एफर्ट को और ज्यादा करने की बातें कही गई हैं। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया था 1988 में ताकि जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो पोलियो के केसेस है उनको कम किया जा सके। और टाइम टू टाइम अभी भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आउटब्रेक्स होते रहते हैं। और पोलियो की अगर हम बात कर लें तो एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज होती है जो कि पोलियो वायरस से होता है और इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है बच्चों में, यंग जो बच्चे होते हैं। और जो पोलियो का वायरस है वो ट्रांसमिट होता है फीकल ओरल रूट और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। और वैक्सीनेशन के थ्रू ही इसको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेलियोडोसिस का आउटब्रेक हुआ ऑस्ट्रेलिया में। और इसे मेलियोडोसिस को विटमोर डिजीज भी कहा जाता है जो कि ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल डिजीज होती है जो कि होल्डेरिया न्यूडो के से फैलती है। और ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आउटब्रेक हुआ है। वहां पे हेवी रेनफॉल और फ्लडिंग की वजह से माना जा रहा है कि इसका आउटब्रेक हुआ है। तो ये आप इस डिजीज का भी नाम याद रखिए, जैसे डिजीज का नाम ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन से, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आयुष मंत्रालय ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि 23 सितंबर को आयुर्वेद डे के तौर पे मनाया जाएगा। और पहले ये धनतेरस के दिन मनाया जाता था, तो इसको इसलिए चेंज किया गया है कि किसी तरह का कोई प्रमोट करने में या में कोई इशू ना आए। आयुष मिनिस्ट्री की बात करें तो 2014 में ये स्टैब्लिश हुआ था और इसका उद्देश्य है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है इंडिया में, वह उसमें रिसर्च को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना और उसको और प्रोपोगेट करना। और
ये आयुर्वेद जो है दुनिया का सबसे पुराना हीलिंग सिस्टम है और ये 3000 साल से भी पुराना सिस्टम है और इसमें माना जाता है कि बैलेंस डाइट, हर्बल ट्रीटमेंट, योगा, ब्रीदिंग इनका यूज करके जो है वो बेटर हेल्थ अचीव किया जा सकता है। तो ये कब मनाया जाएगा हर साल ये आप याद रखिएगा। फिर 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है हर साल और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये फाउंडर मानी जाती हैं मॉडर्न नर्सिंग का। इन्होंने क्रिमियन वॉर में अपना काफी कंट्रीब्यूशन दिया था और सबसे पहला जो नर्सेस डे है उसको मनाया गया था 1965 में बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस जो कि फेडरेशन है नेशनल नर्सेस का ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये कब मनाया जाता है ये आप डेट याद रखिएगा। फिर एक आर्टिकल निकला था एनीमिया से रिलेटेड वुमेन में रिप्रोडक्टिव एज इन इंडिया। भारत की बात करें तो एनीमिया एक मेजर प्रॉब्लम है वुमेन में और कोशिश की जा रही है कि सप्लीमेंट्स वगैरह का यूज करके जो महिलाएं हैं उनकी जो एनीमिक जो कंडीशन है उसको खत्म किया जा सके और ट्रेडिशनल जो मेथड होते हैं जिसमें ओरल फोलिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिए जाते हैं उनको अब इफेक्टिव ट्रीटमेंट जैसे कि 4 FCM और कंबाइंड विटामिन B12 और फोलेट थेरेपी के द्वारा जो है वो चेंज किया जा रहा है। इंडिया में मेजर पब्लिक इशू में आता है एनीमिया जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं होती हैं उनमें ज्यादातर ये देखने को मिलता है। तो भारत सरकार की वजह से कई सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं जैसे कि एनीमिया मुक्त भारत ये चलाया गया है कि ये एनीमिया की जो सिचुएशन है उसको देखे और साथ ही साथ एनीमिया की वजह से जो महिलाएं हैं उनमें मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ती है तो उसको भी एड्रेस करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम चलाए गए हैं। फिर एक रिपोर्ट आई थी इसमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट है अंडर पीएम पोषण स्कीम इसमें कमी देखने को मिली है डिक्लाइन देखने को मिला है 23 स्टेट में। उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान वेस्ट बंगाल में काफी कमी देखने को मिली है। मिड डे मील स्कीम पहले थी इसको नाम बदल के पीएम पोषण किया गया है और मिड डे मील 1995 से चली आ रही थी जिसमें कि स्कूल में बच्चों का अटेंडेंस बढ़ाने का प्रयास किया जाता है साथ ही साथ उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका जो बेहतर शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशनल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में और मिड डे मील और पीएम पोषण ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ताकि इनको इनकरेज किया जा सके ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में जोड़ने के लिए। फिर केरला में नीपा वायरस का रिसर्जेंस देखने को मिला है। नए केसेस देखने को मिले हैं नीपा वायरस के केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में और निपा वायरस सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था मलेशिया में 1999 में इसका आउटब्रेक हुआ था। इसमें हाई मॉर्टेलिटी रेट होती है। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है और कोई वैक्सीन भी अभी करेंटली अवेलेबल नहीं है। ये एक जूनोटिक वायरस है जो कि जानवरों से इंसान में फैलता है और इसमें बहुत जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है इंसेफेलाइटिस हो जाता है और फ्रूट ईटिंग बैट्स को इसका प्राइमरी नेचुरल रिजर्वायर माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिया की मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में कमी आई है और ये कम होके 1921 में बताया गया है कि 93 रह गया है पर 1 लाख लाइव बर्थ में और यूएन का एम है कि जो एमएमआर है उसको बिलो 70 किया जाए पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उनका कई सारा इनिशिएटिव जो है वो चलता रहता है। तो आप या एक तो ये याद रखिएगा कि एमएमआर का रेशियो क्या है साथ ही साथ अभी फिलहाल इंडिया में क्या रेट है। फिर गोवा ने भी फुल लिटरेसी अचीव कर लिया है और इसका जो नेशनल लिटरेसी बेंचमार्क है उस गोवा का वो भी 99.72% हो गया है मतलब नेशनल जो मार्क है उससे ज्यादा इनका हो गया है। अभी हमने देखा था कि मिजोरम में ने भी जो है वो मिजोरम जो है वो पहला फुली लिटरेट स्टेट बन गया है। तो ये जो भी स्टेट्स ने अचीव किया है इनका आप याद रखिएगा कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। फिर वर्ल्ड एस्थमा डे ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा
और ये पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है मई में। इस बार की थीम थी मेक इनहेल ट्रीटमेंट एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड आर्टिकल निकला था और बताया गया है कि अभी भी भारत में बॉन्डेड लेबर की जो समस्या है देखने को मिलती है, और लगभग 1.71 करोड़ लोग जो है वो अभी भी बंधुआ मजदूरी में फंसे हुए हैं, जबकि इसको एबॉलिश कर दिया गया था 1975 में। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 ये क्रिमिनलाइज करता है अगर कोई किसी को बंधुआ मजदूरी करवाता है। लेकिन देखने को मिला है कि ग्लोबली अगर बात करें तो 16 मिलियन जो है लोग इसके विक्टिम हैं, और इंडिया में भी ये अभी 1.71 करोड़ के लगभग है। कई सारी एनजीओज है जो इस पे वर्क कर रही हैं गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा है। तो ये बंधुआ मजदूरों को रेस्क्यू करते हैं और रिहेबिलिटेट करते हैं, और इनको इनफॉर्मल सेक्टर में जोड़ने का काम करते हैं। तो ये हेल्थ इश्यूज से भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ये आपके कवर हो गए। तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।